हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। आज की डेट है 22 मई 2025 और देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में हिंदू के फ्रंट पेज पे क्या प्रिंटेड है। देखो, बात कुछ ऐसी है कि नक्सलिज्म को ख़त्म करने का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट कर रखा है कि 2026 के मार्च एंड तक हमें नक्सलिज्म को ख़त्म कर देना है और उस तरफ कदम भी बड़े गजब के उठाए जा रहे हैं। अगर डेटा की बात करें तो 2023 1 दिसंबर 2023 से लेकर अभी तक ज़्यादा भी नहीं तो 401 नक्सलाइट्स को तो मार गिराया गया है और 1355 इंडिविजुअल से सरेंडर करवा लिया गया है। तो कुल मिलाकर के हर एक शाम दान दंड भेद हर तरीके से अप्रोच अपनाई जा रही है, राइट। तो अभी क्या हुआ है लेटेस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी देखोगे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, जिसको बैन कर रखा है हमने, उसका जो जनरल सेक्रेटरी, जिसका नाम आप देख सकते हैं बासव राजू, ये अपने आप में मानो कि पूरी एनर्जी फ्लो कराने वाला इंडिविजुअल नक्सल मूवमेंट के लिए, इसको मार गिराया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ा अचीवमेंट कंसिडर किया जा रहा है। इस बात को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से या फिर हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट डाली गई कि ये वाकई में बड़ी गजब की अचीवमेंट है। नो डाउट हमारी तरफ से भी, या फिर कहें कि हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स हैं या हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनकी तरफ से भी कुछ डैमेजेस देखे गए हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो हैं, उनके कुछ मेंबर्स हैं, उनकी डेथ हुई है, ठीक है, शहीद हो गए एक तरीके से, मेहनत मतलब एक तरीके से नक्सलिज्म को ख़त्म करते करते। बाकी कुछ इंजरीज भी देखी गई हैं। बट यहाँ पर अगर हम एक्सपर्ट्स की सुने ना, तो आप देखोगे कि आर के विज, जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल रैंक है, आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड ऑफिसर, उनके द्वारा ये कहा गया है कि बासव राजू की अगर डेथ हुई है, जो कि जनरल सेक्रेटरी, दैट मीन्स जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, उसकी जो सेंट्रल कमिटी है, उसका मेन जो हेड है, वो ही मार गिराया गया है। तो ऐसे में जो बाकी लोअर रैंक के इंडिविजुअल्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस को गजब का धक्का लगा है। अब उन लोगों को एक बार फिर से अपने लीडर को चूज करने की होड़ भी मचेगी, तो वहीं पर खुद को वल्नरेबल भी वो लोग महसूस करेंगे। आज अगर देखें तो नक्सलिज्म आप मोटा मोटा देखो, उड़ीसा के अंगुल, बौद्ध, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, या फिर ये जो दांतेवाड़ा वाला रीजन है यहां पर, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज और आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज, मोटी मोटी अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर अंदर नक्सलिज्म अब कन्फाइंड हो चुका है। और इस बात को हमें क्रेडिट देने की भी जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो रिजॉल्व है कि हाँ भाई हमें काम करना है, कुल मिलाकर के इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। दोनों तरीके से, या तो खत्म करो या फिर इनको सरेंडर करवाओ, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट थी इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इसके अलावा आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज रिलेटेड टू बटरफ्लाई, एथेलिया मेलाकाना। ये बटरफ्लाई है यूथेलिया मेलाकाना जो है वो इंडिया में डिस्कवर हुई है या फिर रिकॉर्ड की गई है, वो भी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश के लेपारदा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो बटरफ्लाई है यूथेलिया मेलाकाना, इसको फ्रस्टोफर्स बैरोन भी बोला जाता है, और ये जिस फैमिली से बिलोंग करती है उस फैमिली का नाम है निम्फेलाइड। निम्फेलाइड मतलब फैमिली है, उससे बिलोंग करती है। इस फैमिली से बिलोंग करने वाली बटरफ्लाईज का फीचर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, इनके 4 लेग्स होते हैं, 2 इधर और 2 उस तरफ, 4 लेग्स वाली होती हैं। और वैसे देखा जाए तो ये लार्जेस्ट बटरफ्लाई फैमिली भी बोली जाती है, निम्फेलाइड फैमिली से जो बटरफ्लाईज बिलोंग करती है वो, राइट। आ जाइए, प्राइमरीली ये साउथ ईस्ट एशिया में आपको थाईलैंड, मलय पेनिनसुला और सुंडा आइलैंड के आसपास में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और वैसे आईयूसीएन में इसको लीस्ट कंसर्न बताया हुआ है, बट इंडिया में डिस्कवर हुई है, इंडिया में इसको रिकॉर्ड किया गया, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इनके अगर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों के पंख जो होते हैं, उनके फ्रंट साइड में ब्लू डॉट्स हैं और बैक साइड में आपको रेड डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। फर्क इतना सा है कि फीमेल जो है उनके ब्लू डॉट्स थोड़े से बड़े होते हैं फ्रंट वाले, बाकी दोनों में मोर और लेस अपीयरेंस ऐसी है। इसके अलावा जो हाइंड विंग्स है, हाइंड विंग मतलब पीछे वाले, उनके ऊपर रेड स्मॉल स्पॉट्स हमने ऑलरेडी देख लिए, ठीक है। इसके अलावा इसी फैमिली की एक और बटरफ्लाई है, दैट इज यूथेलिया ल्यूबेंथिना, ओके। तो वो भी मोर और लेस इसी तरीके की अपीयरेंस रखती है। फर्क इतना सा ही है कि ये जो यूथेलिया मेलाकाना है ना,
इसके पास में स्मॉल रेड डॉट्स होते हैं हिंड विंड्स पे, दैट मीन्स यहां पे पीछे की तरफ ये रेड डॉट्स ये डिफरेंट बना देते हैं। तो यहां पर ये दोनों वर्ड्स आपको याद रख लेना है, यूथेलिया मेलाकाना, यूथेलिया ल्यूबेंटिना, ये रिसेंटली न्यूज में थे, क्या है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, शिरुई लिली फेस्टिवल। मणिपुर आपको पता है लगातार सिविल वॉर जैसी कंडीशन को झेल रहा था, ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे चल रहे थे, राइट। तो ऐसे में 2023 से लेकर अभी तक ये फेस्टिवल ऑब्जर्व ही नहीं किया गया, 2 साल का ब्रेक हो गया। अब फिर से एक बार इस फेस्टिवल को एक पुश मिला है मणिपुर में। तो देखा जाए तो मणिपुर में 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं। एक तो शंघाई फेस्टिवल, शंघाई आपको पता है वो हिरण, वहां पर डांसिंग डियर जिसको बोलते हैं, ब्राउन एंटलर डियर, ओके, स्टेट एनिमल भी है मणिपुर का, याद रख लेना। उसके बाद में ये दूसरा फेस्टिवल है जो कि नेचर से कनेक्टेड और बहुत ज्यादा सेलिब्रेट होने वाला है। अगर हम नेम की बात करें, ये शिरुई लिली है ना, ये बेसिकली स्टेट फ्लावर भी है मणिपुर का, और शिरुई जो वहां की माउंटेन है वहां पर इसकी लोकेशन है, वहां पर ब्लॉसम करता है, ये ब्लॉसम टाइम है, इस वजह से ये इसी टाइम पे ऑब्जर्व किया जाता है। साइंटिफिकली इसको हम बोलेंगे लिलियम मैकेलेनियाई, ओके। सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ था 2017 में, फिर 2023 तक कंटिन्यू रहा, बट 2023 और 24 का रुक गया क्योंकि वहां पर कुकी मेइती कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। शिरुई लिली फेस्टिवल की बात करें तो ये ब्लॉसम सीजन है, मैंने बताया, और ये मणिपुर के उखरुल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, थंगखुल नागा कम्युनिटी, ओके। इस फेस्टिवल को प्रमोट या सेलिब्रेट करने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए नेचर से रिलेटेड, और आप देखोगे कि जो हिली एरिया है उखरुल रीजन में, वहां पर लोगों को अट्रैक्ट करना, ये इसका मेन मोटो होता है। इसके अलावा शिरुई लिली की बात करें तो ये एंडेमिक स्पीसी है, मतलब लोकली पाई जानी, मणिपुर में पाई जाने वाली स्पीसी है, और ये ज्यादातर कहां पर मिलेगी, जो शिरुई रेंज है उखरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में, उसके अपर रेंज में, मतलब हाइट आपको 2673 मीटर से ऊपर जाएंगे तब ये आपको फ्लावर दिखेगा, राइट। इसके अलावा लोकली इसको बोला जाता है काशोंग तिमरावोन। ये शिरुई लिली है ना, इसका नाम लोकली अगर देखो लोकल लैंग्वेज में तो बोला जाता है काशोंग तिमरावोन, ओके। खतरा क्या है, देखो क्यों प्रोटेक्शन और प्रमोशन की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसकी वजह से खतरा, ह्यूमन एनक्रोचमेंट, रिसोर्सेज के चलते ज्यादा वहां पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और जिस तरीके से आप इन्वेजिव स्पीसीज का रोल देखते हैं कि एक लोकल इकोसिस्टम को पूरा डैमेज कर देती है, तो वहां पर बैम्बू की एक ड्वार्फ स्पीसी है जो जंगल में मिलती है, उसका इन्वेजन भी बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है शिरुई लिली के लिए, तो ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, 78th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपनी प्रेजेंस दी 78th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि जिनेवा में ऑर्गेनाइज कराई गई। जिनेवा दैट मीन्स स्विट्जरलैंड। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये WHO की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, स्थापना 1948 में हो गई थी, एनुअल मीटिंग होती है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी आपको पता है WHO। इसके अलावा फंक्शंस, काम क्या करती है ये असेंबली, नंबर 1, WHO के लिए स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, गोल्स और प्रायोरिटीज को फाइनलाइज करने के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 2, WHO के कोई भी प्रोग्राम है, कुछ भी बजट अगर होता है आने वाले सालों के लिए, तो वो रिव्यू करना और उसको अप्रूव करना, क्योंकि टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी बोला ना इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को, तो ये डिसीजन भी ये लेंगे। इसके अलावा इलेक्शन का भी यहां पर इंपॉर्टेंट काम है। हर 5 साल में इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है थ्रू इलेक्शन, हर 5 साल में, मतलब एक बार जो इलेक्ट हो गए वो 5 साल के लिए अपना टेन्योर कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा हेल्थ गवर्नेंस एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म में, ये देखो इंटरनेशनली किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है तो उसको टैकल करने में, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं हेल्थ इमरजेंसी। तभी आपने नोटिस किया होगा कि कोविड जब आउटब्रेक हुआ था तो WHO और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को बड़े आड़े हाथों लिया गया था कि भाई आपने टाइमली चीजों के लिए रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसी परिस्थितियों में WHO और चाइना को बैकलैशेस का सामना करना पड़ा था। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो कहता है कि हेल्थ एंड वेलबींग को हमें प्रमोट करना है यूनिवर्सल लेवल पे, मतलब कंप्लीटली, तो उसको भी इंप्लीमेंट करने में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अपना की रोल प्ले करती है।
अब की बार जो 78th सेशन हुआ उसके की आउटकम्स की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट। कोरोना जैसी बीमारी अगर फ्यूचर में आउटकम होती है, आउटब्रेक होती है, तो उसको टैकल करने के लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट डिसाइड हुआ है, जिसमें क्या बातें हुई है, जिसका एम क्या है कि जो दवाइयां हैं, थेरेपीज हैं, वैक्सीन्स हैं, उनको आप ग्लोबली एक्सेसिबल बनाओगे अगर फ्यूचर में कोई पेंडेमिक महामारी आती है तो। इसमें एक पॉइंट ये रखा गया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर जो दवाइयां बनाते हैं, मेडिकेशन बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं, राइट, तो उन मैन्युफैक्चरर्स को जो यहां पर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, तो उन लोगों को यह कहा गया कि जो कुछ भी आपका प्रोडक्शन होगा उसका आप 20%, चाहे फिर वो वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, टेस्ट किट हो, कुछ भी हो, उसका 20% आप WHO को ऐसे कैसे हैंड ओवर कर दोगे और फिर वो WHO चैनलाइज कर देगा किसके लिए, जो पुअर कंट्रीज है। तो ऐसे में सभी के लिए एक वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट होने लग जाएगा। नंबर 2, पैथोजन एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम है, उसकी प्रोग्रामिंग की बात की है कि PABS जो है वो बनते ही क्या होगा कि आप कहीं पर भी किसी भी तरीके का पेंडेमिक आउटब्रेक होता है, किसी कोई वायरल है, कोई बैक्टीरियल डिजीज है, तो उससे रिलेटेड डेटा जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को इमीडिएटली शेयर किया जाएगा, जिससे कि रिसर्च पे काम हो सके और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट तैयार किया जा सके। इसके अलावा वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर काम करने की बात की है, क्योंकि जब कोरोना जैसी पेंडेमिक्स आती हैं तो किसी एक देश को तो छोड़ती नहीं है, सबको एक साथ लपेटती है। तो ऐसे में वन हेल्थ अप्रोच के बेसिस पे काम किया जाए। इसके अलावा सेकंड इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है ये WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट है, जो कि आर्टिकल 19 ऑफ WHO कॉन्स्टिट्यूशन के तहत साइन हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है, उसमें आर्टिकल 19 जब आप देखोगे तो उसमें इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स की बात की जाती है, जिसको कि WHO की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली उसकी मेंबर पार्टीज हैं वो साइन करती है कि हाँ भाई हम इसके लिए एग्री करते हैं। तो ऐसा ये दूसरी बार है। पहला कब हुआ था, जब WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल साइन हुआ था 2003 में, और अब 2025 में WHO पेंडेमिक एग्रीमेंट हुआ है। समझ गए, तो 2 ही हो चुके हैं। फिर बजट की बात करें तो आने वाले 2 सालों के लिए WHO के लिए $4.2 बिलियन का बजट अलाउ किया गया है, ठीक है, जिनेवा की इस मीटिंग में। बट अब की बार इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि WHO की फंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल डिस्कार्ड करने में पहले टेन्योर में भी पीछे नहीं थे, अब भी पीछे नहीं है। तो ऐसे में USA पहली बार 1948 में जब से ये मीटिंग होने लगी है तब से लेकर अभी तक पहली बार पार्टिसिपेट नहीं करता है। और साथ ही साथ USA का पार्टिसिपेट नहीं करना अपने आप में WHO की फंडिंग के ऊपर भी बड़ा डेंट है, क्योंकि जितनी फंडिंग WHO की है 6.8 बिलियन का लगभग बजट होता है ना, तो उसमें 20% अकेला USA देता है। तो ये अपने आप में वहां पर फाइनेंसिस पे डेंट डालने वाली बात हो गई है, थोड़ा ये ध्यान रख लेंगे। फिर आ जाइए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। आपने ज्योति मल्होत्रा का नाम तो बहुत सुन लिया होगा, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, राइट। तो ऐसे में ज्योति मल्होत्रा को अभी बुक किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, इंक्वायरी चल रही है कि भाई आपने पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जासूसी की है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने सीक्रेटली शेयर किया जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सेक्शन 3 और 5 और भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 152 आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपके खिलाफ में कार्रवाई की बातें चल रही है। अभी कुछ भी सब्सटेंशिएट नहीं हुआ है, बट यस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सवाल ज्योति से पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे सवाल अभी पूछे जाने बाकी हैं। तो ऐसे में हमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की बात करें, ये 1923 का है एक्ट। वैसे तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आ गया था 1889 में, पर इसको फिर बाद में थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनफ बना दिया गया था लॉर्ड कर्जन के टेन्योर के टाइम पे। ये एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, पर्टिकुलरली अपने अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में कोई आवाज ना उठाए उसको रोकने के लिए। इसका मतलब कोई भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में डिसेंट या फिर कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो कि क्रिटिकल है कॉलोनियल पॉलिसीज का, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उनको रोका जाए, राइट। इसको फिर और ज्यादा टाइट एनफ कर दिया गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। अल्टीमेटली कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इस एक्ट का हो गया था 1923 में, जो कि मोर और लेस आज भी चल रहा है। तो इसका एक क्रिटिसिज्म हो सकता है कि भाई कॉलोनियल पीरियड का एक्ट अभी भी तक हम चला रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसको कंसिडर करना भी चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा एस्पेक्ट होंगे जहां पर एक बार रिव्यू किया जाए,
खैर पॉइंट हमारा अभी है कि किन बातों को लेकर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 काम करता है। नंबर 1, ये बहुत सारे ऑफेंसेस को कवर करता है, जैसे कि रॉन्गफुल कम्युनिकेशन ऑफ सीक्रेट्स, ऑफिशियल सीक्रेट, कोई कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, कुछ भी जो कि बहुत सीक्रेट था, कॉन्फिडेंशियल था, उसको आपने रिवील कर दिया। मतलब किसी भी तरीके से, समझ रहे हैं बात को, कि ये व्लॉग बनाने के लिए ज्योति जाया करती थी और अंदर की बातें बाहर बताने की कोशिश करती थी। देखो इस तरीके से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट काम करता है, राइट। सीक्रेट इंफॉर्मेशन की बात करें तो इस एक्ट में कुछ भी प्रॉपर डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। एप्लीकेशन सभी सिटीजन्स, चाहे फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर देश के अंदर हो या बाहर हो, जो भी हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज करने वाली इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, वो इसके अंडर में कल्पेबल माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। सेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आप जासूसी करते हैं, जैसे इंडिया के अगेंस्ट में आप जासूसी कर रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा का केस है, तो आपके अगेंस्ट पेनलाइजेशन रहेगा, आपको पेनल्टी दी जाएगी। जैसे कि अगर आप कोई अनऑथराइज्ड या प्रोहिबिटेड एरिया में विजिट करके सेंसिटिव मटेरियल यूज कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहे हो, शेयर कर रहे हो एनिमी के साथ में, तो अगर वो डिफेंस रिलेटेड ऑफेंस हो गया ना, तब तो 14 साल तक की जेल है, और अगर अदर केस रहे तो आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। फिर आ जाओ सेक्शन 5, इसमें रॉन्गफुल कम्युनिकेशन, कि भाई आपको मना किया फिर भी आप चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हो एनिमी के साथ, राइट। तो ऐसे में आपको वहां पर किन चीजों को देखा जाएगा कि ये शेयर किए कि नहीं। मान लो आपने अनऑथराइज्ड और केयरलेस डिस्क्लोजर कर दिया, जैसे कि यहां पर आप देखो कि ये बंदी जाती है, व्लॉग बनाती है, मोबाइल फोन के कैमरा में रिकॉर्ड कर रही है खुद या चेहरे को दिखाते हुए बैकग्राउंड को, तो वो चीजें क्या होती हैं कि रॉन्गफुल कम्युनिकेशन के अंडर आ गई। इसके अलावा कल्पेबिलिटी, जिसने शेयर की इंफॉर्मेशन, जिसने रिसीव की, दोनों के दोनों इसके लिए कल्पेबल हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, और सजा आपको हो सकती है 3 साल तक की, फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। वहीं पर भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसने आईपीसी, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया, उसमें हमने देखा कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सीआरपीसी, आईपीसी, इनको हमने रिप्लेस किया है हमारे खुद के नए लॉज के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 152 ये कहता है कि अगर आप इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करने वाला कोई भी एक्ट करते हैं तो आपके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होगी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कालेश्वरम कमीशन। देखो ये जो कमीशन है, बेसिकली देखा जाए तो इसको लीड किया जा रहा है जस्टिस पीसी घोष के द्वारा। तो इस कमीशन का दूसरा नाम आप याद रख लेंगे, पीसी घोष कमीशन। तो इस कमीशन के द्वारा जो तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनको नोटिस भेजा है कि भाई आपके टाइम पर जिस तरीके से तेलंगाना में ड्राई रीजन है, सूखा एरिया है, वहां पर आप कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत आप पानी को ले जाना चाह रहे थे, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम के तहत। बोलो उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हमने देखी है, तो ऐसे में आप अपनी तरफ से सफाई पेश करो। तो ऐसे में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखना है, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन इनिशिएटिव है, क्योंकि आप देखोगे कि तेलंगाना का जो अपर कोर्स है, अपर रीजन है, वहां पर सूखा बड़ा ज्यादा पड़ता है। डेक्कन वाला रीजन आ गया, ठीक है, तो वहां पर विदर्भ वाला वो सारा, ठीक। तो इस वजह से थोड़ा सा बोला पानी की सप्लाई हो सके। तो ऐसे में क्या है कि गोदावरी और उसकी ट्रिब्यूटरी जो प्राणहिता है, प्राणहिता कैसे बनती है, वर्धा और वेन गंगा जब मर्ज हो जाती है तब प्राणहिता बन जाती है। तो ऐसे में जहां पर पानी की क्वांटिटी ज्यादा है कालेश्वरम में, और वहां से उठा करके पानी को फिर बाद में ड्राई रीजन में सप्लाई करने का ये प्रोजेक्ट था। तो इसको हमने बोल दिया कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, याद रख लें। प्राणहिता और गोदावरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें मेन फोकस रहेगा, ये मतलब पर्टिकुलर लोकेशन इस प्रोजेक्ट की है वो है भूपालपल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। इसको इनॉग्रेशन तो कर दिया था 2019 में, बट अभी तक भी ये प्रोजेक्ट पेपर्स पे या फिर ग्राउंड पे इतना काम हो नहीं पा रहा, तो इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है। कोशिश ये है कि जो तेलंगाना का ड्राई रीजन है वहां पर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाए, इरिगेशन के लिए पानी दिया जाए, इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए पानी दिया जाए। तो याद रखें कालेश्वरम कमीशन, और ये कमीशन जो है इसको लीड किया जा रहा है जस्टिस पीसी घोष के द्वारा। आ जाइए आगे। नेक्स्ट है, इंडिया है वो आने वाले समय में पोटैटो प्रोडक्शन में नंबर 1 होने वाला है, और ये बात
चाइना को शायद ना जचे, चाइना के बाद में अभी हम नंबर 2 पे हैं, आने वाले समय में जल्दी ही नंबर 1 पे हम आ जाएंगे। पोटैटो की बात करें, सोलेनम ट्यूबरोसम इसको बोला जाता है। यह दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप के तौर पे देखी जाने वाली, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। ये टेम्परेट क्रॉप है, दैट मींस हमारा जो सर्दियों का सा मौसम होता है ना, उस टाइम पे ग्रो कर जाती है। बट कई बार क्या है, आप देख सकते हैं सब ट्रॉपिकल कंडीशन, दैट मींस आप हमारे यहां पर सर्दियों में नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं नया आलू आता है। तो वो सर्दियों का टाइम ही होता है जब मानसून जाने वाला होता है, सर्दियां जनवरी फरवरी का टाइम होता है, तब हमारे पास में एकदम फ्रेश नया आलू आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सब ट्रॉपिकल कंडीशन में सर्दियों के टाइम पे हम ग्रो कर लेते हैं। इसको पुअर मैन्स फ्रेंड भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सस्ता है और हर कोई इसको कंज्यूम करता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा इसके लिए फेवरेट आलू की फसल के लिए लोमी, सैंडी लोम सॉइल, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में बड़ी रिच हो, वो बड़ी अच्छी है। मतलब पोरस मिट्टी चाहिए जिससे कि वो जो गांठ है आलू की वो ग्रो कर सके, राइट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पोटैटो प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। हमारे यहां पर जो भी पोटैटो की क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसकी वैरायटी की बात करें तो आपको कुफरी नाम जरूर दिखेगा। कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज, कुफरी पुखराज, कुफरी सिंदूरी। तो कुफरी शब्द आते ही आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई पोटैटो की बात हो रही है। अब ये कुफरी क्या है? ये एक हाई यील्ड वैरायटी है, मतलब बढ़िया प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन देना जिसमें बीमारियां भी ना लगे और एडेप्टेबिलिटी की, यहां पे थोड़ा सा चेंज अगर वेरिएशन भी आता है क्लाइमेट में या किसी भी तरीके की सर्कमस्टांसेस में तो ग्रो करने में प्रॉब्लम ना है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्च और अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है। पोटैटो का स्टार्च जिसको फेरिना बोलते हैं वो प्रोडक्शन वो यूज होता है फिर लॉन्ड्रीज और टेक्सटाइल मिल्स में। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कि चिप्स बन गए, स्लाइस पोटैटोज बन गए, श्रेडेड पोटैटो जैसे फ्रेंच फ्राइज एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो वो बन जाते हैं। पोटैटो प्रोडक्शन अगर देखें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, चाइना नंबर 1, इंडिया नंबर 2, यूक्रेन नंबर 3। कोशिश ये है कि इंडिया नंबर 1 पे जल्दी आ जाए, कोशिश ये है। हमारे पोटैटो वैसे भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। ये बात कही जा रही है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स डेटाबेस 2023 के द्वारा। नेक्स्ट, जेरोसाइट, ये एक तरीके का मिनरल है, राइट। तो इसका क्या है कि अभी रिसेंटली जो गुजरात का कच्छ रीजन है ना, ड्राई एरिड सूखा एरिया, वहां पर 6 जेरोसाइट वीन्स का मतलब क्या है कि पुरानी दरारें, अर्थ के इंटीरियर में बनी हुई पुरानी दरारें, और वहां पर जाकर के मटेरियल सेटल हो गया। तो उनको जब खोद करके निकाला गया तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखे, देखो यूं कि पुरानी क्रैक्स के अंदर जाकर के मटेरियल सेटल हो गया और फिर उससे बन गई वीन्स। तो उसकी जब ल्यूमिनेसेंस टेस्टिंग की गई तो ऐसे में पता पड़ता है कि हां भाई ये जो जेरोसाइट है ये एक ऐसा मिनरल है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है हमें मार्स जैसे प्लैनेट्स की स्टडी करने में। तो इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में जानने की जरूरत है। जेरोसाइट ये येलो ब्राउन मिनरल्स होते हैं जिनमें पोटेशियम, आयरन और सल्फेट के कंटेंट अच्छे खासे मिल जाते हैं। इस तरीके के जो मिनरल्स हैं वो ज्यादातर आपको मार्स या फिर अर्थ की बात करें तो एरिड एंड सॉल्टी रीजन, जैसे कि गुजरात का कच्छ रीजन है, सूखा है और वहां पर सॉल्ट कंटेंट बहुत है, मिट्टी की बात करें, वहां की जमीन की बात करें तो वहां पर इनकी प्रेजेंस दिख जाएगी। इसमें हम जैसे स्टडी करेंगे ना तो उसमें मेन फोकस रहेगा कि ये कितना ज्यादा एक्सपोज्ड रहा रेडिएशन को लेकर के, आयोनाइज्ड रेडिएशन को लेकर के। तो उससे रिलेटेड जब डिटेल्स को स्टडी किया जाए तो पता पड़ जाए कि भाई मार्स पे किस तरीके की एक्टिविटीज होती होंगी और कैसे। भाई सेलेस्टियल बॉडीज है, अर्थ और मार्स की बात करें, प्लेनेट है दोनों के दोनों, तो ऐसे में इनकी स्टडी एक दूसरे से कोरिलेटिवली की जा सकती है। तो वो पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर फाइंडिंग की बात करें, जेरोसाइट की बात करें, तो ये हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, एक्सट्रीम हीटिंग्स पर भी। एक्सट्रीम हीटिंग मैंने बताया कि भाई क्रैक्स हैं पहले के बने हुए अर्थ के इंटीरियर में, वहां जाकर के मटेरियल सेटल हो रहा है तो वो हाई टेम्परेचर पे मटेरियल जाके सेटल होगा। तो उसके बावजूद भी रेडिएशन, जो जिन रेडिएशंस को जेरोसाइट जैसे मिनरल ने एक्सपीरियंस किया है उनको आज तक भी हम स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कैपेसिटी आप देखो 590 से लेके 2600 ग्रे तक, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। एसआई यूनिट है इसकी, ग्रे का मतलब, ग्रे यूनिट जो है वो किसके लिए यूज हो रही है? एब्जॉर्ब्ड डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका मतलब एक
पर्टिकुलर सब्सटेंस के द्वारा कितना ज्यादा आयोनाइजिंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया गया है। तो ऐसे में 590 से लेकर के 2600 ग्रेस तक की इसकी रेंज आती है। तो ये आप ज्यादा भी नहीं तो मान के चलिए कि 25,000 साल पुराने जियोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में भी बताने वाला हमारे पास में ऐसा चीज मिल गया जिसको हम स्टडी करके पिछले 25,000 सालों के जियोलॉजिकल इवेंट्स का पता कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, फील्ड मार्शल। देखो जी, पाकिस्तान हारा है, फिर भी पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने खुद को प्रमोट कर दिया, फील्ड मार्शल बना दिया। और ये जो रैंक है ना, ये आप देखेंगे आर्म फोर्सेस में टॉप लेवल की रैंकिंग होती है, 5 स्टार इंडिविजुअल बन जाता है इसमें। तो ये पाकिस्तान में दूसरे इंडिविजुअल बन गए हैं फील्ड मार्शल अयूब खान 1959 के बाद में। अब हम थोड़ा सा फील्ड मार्शल की बात करें। ये 5 स्टार रैंकिंग हो गई, इनको 5 स्टार ऑफिसर रैंक हो गई, हाईएस्ट रैंक है जो कि एक जनरल, आर्मी का जनरल ले सकता है। फील्ड मार्शल रैंक की अगर बात करें तो ये सेरेमोनियल कारणों की वजह से या फिर वॉर टाइम सिचुएशन में एक ऐसी पोजीशन बनानी पड़ती है जहां पर डिसीजन मेकिंग इजीली की जा सके और इंप्लीमेंटेशन भी हो सके। बट अभी देखें तो यहां पर सेरेमोनियल रीजन तो हम भले ही बोल सकते हैं, बट वॉर टाइम में तो ऑपरेशन सिंदूर ने क्या किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फील्ड मार्शल की अगर बात करें तो इसमें आपको एक आपकी जो यूनिफॉर्म है वो इवन रिटायरमेंट भी आप ले लोगे ना, उसके बाद में भी आप आराम से इस यूनिफॉर्म को पहन करके जहां आप चाहते हो वहां जा सकते हो, एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन को लेकर के। इसमें आप देखो कि एक इंडिविजुअल अगर फील्ड मार्शल बन जाता है तो मान के चलिए कि इंडिविजुअल अगर रिटायर भी हो गया ना अपनी पोजीशन से, आर्मी छोड़ भी दी, तो भी वो एक्टिवली अपने आप को एनलिस्टेड रखता है कि हां जी मैं आर्मी का ही पार्ट हूं, चाहे रिटायर हो गया तो क्या बात हुई, राइट। इसके अलावा स्पेशल बैजेस मिलेंगे, इसके अलावा व्हीकल पे 5 स्टार मैकेनिज्म दिखेगा। और जनरली आप देखते हैं कि आर्मी में या हमारे डिफेंस फोर्सेस में या पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस में सैल्यूट इस तरीके से हाथ से दिया जाता है, बट जब आप फील्ड मार्शल बन जाते हैं तो आपके हाथ में आ जाती है बैटन, एक स्टिक आ जाता है, स्पेसिफिक स्टिक, और उस स्टिक से ही आप सैल्यूट करते हैं। आपने सैम मॉनेकशॉ को देखा होगा जरूर से, सर को, ठीक है। तो इंडिया में भी देखो अभी तक 2 फील्ड मार्शल हो चुके हैं, एक तो सैम मॉनेकशॉ और दूसरे के.एम. करियप्पा। मॉनेकशॉ को तो आपको पता है, इनको तो आपने मूवी भी आ चुकी है, राइट। जनवरी 1973 में इस रैंक पे उनको प्रमोट किया गया था और हमारे सेकंड फील्ड मार्शल बने के.एम. करियप्पा 1986 में। इसके अलावा मार्शल ऑफ एयरफोर्स, मतलब आप यहां पर देखो कि आर्मी में हो तो फील्ड मार्शल बनोगे और एयरफोर्स में है तो फिर आप टॉप रैंक पे जाएंगे मार्शल ऑफ एयरफोर्स में, जहां पर अभी तक एक इंडिविजुअली हमारे यहां पर प्रमोट हो सके हैं अर्जन सिंह जी 2002 में, राइट। इसके अलावा जो ये फील्ड मार्शल होते हैं इनकी रैंकिंग किसके बराबर है, तो आप यहां पर ये लिस्ट देख लीजिए। इंडियन आर्मी में अगर कोई फील्ड मार्शल बनता है तो वहीं पर इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट बनते हैं और एयरफोर्स में मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनते हैं। तो ये तीनों रैंक 5 स्टार रैंकिंग हो गई। वहीं पर इनके नीचे फिर जनरल आ जाते हैं आर्मी में, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और कर्नल, ये आ गए आपके। फिर नेवी की बात करें तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट के बाद में एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कॉमोडोर और कैप्टन। वहीं पर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स की बात करें तो उनमें फिर उनके बाद में एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमोडोर और फिर बाद में ग्रुप कैप्टन। इस तरीके से ये पूरी हायरार्की आपको याद रख लेनी है क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब जाते जाते आप लोग ये रिवाइज कर लो। शिरुई लिली फेस्टिवल क्या नागालैंड में है, बताओ भाई, नहीं, मणिपुर में। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हर साल जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलती है, बिल्कुल ठीक बात। पोटैटो की बात करें, टेम्परेट क्रॉप है बट सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी ग्रो कराया जा सकता है, यस। फील्ड मार्शल की बात करें तो ये 5 स्टार ऑफिशियल रैंक है जो कि एक जनरल रैंक के ऊपर आप हाईएस्ट अटेनेबल रैंक कंसिडर करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो इस तरीके से ये हमारा मोटा मोटा डिस्कशन हो गया। बाकी पीडीएफ के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ओके, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।